तो आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 SPM एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास में बता दूं, जो आज की क्लास है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। इसका मतलब है ये चैप्टर आज की क्लास में ही शुरू होकर आज की क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है वो पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। अगर किसी भी टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छा आपका इंटरेस्ट है, तो आप रेगुलर कोर्स रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है एग्ज़ाम की डेट अब नियर आ चुकी है, तो आप इसको एग्ज़ाम रिवीजन वीडियो भी रेफ़र कर सकते हो, और या फिर आप इसको नॉर्मल वीडियो भी समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है फर्स्ट पॉइंट, वेल्थ क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने कई सुने होंगे, तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? वेल्थ क्रिएशन तो होता नहीं है, ठीक है। उनका काम सिर्फ समाज सेवा करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है चैलेंजेस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड वे आउट। तो अब इसमें आप परफॉर्मेंस को तो चेक कर नहीं सकते, क्योंकि कई जने अगर आप किसी भी फील्ड में जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, कहीं भी अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिले। जैसे कि आप 1000 रुपये डोनेट कर रहे हो, वो डोनेट इसलिए कर रहे हो ताकि यहाँ एक हॉस्पिटल बिल्ड हो सके, ठीक है। आसपास में आप मान सकते हो कोई किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हॉस्पिटल बिल्ड हो सके, आपने इसलिए डोनेशन दिया। अब उसका एक्चुअल में आपको रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जितना आपने डोनेशन किया उतना क्या वाकई में किसी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये आप एकदम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। और यहाँ दे रखा है नेचर ऑफ बेनिफिट इज़ बिहेवियरल, यानी कि ओनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। आपने एक्चुअली में 1000 रुपये दिए, पर हो सकता है किसी पर्सन को जिसने आपने डोनेट करे, जिस पर्सन को, उसके लिए वो 1000 रुपये 10,000 रुपये के बराबर हो, क्योंकि जिस पर्सन को ट्रीटमेंट मिल रहा है मेडिकल, उसके लिए बहुत बड़ी बात है अगर वो उस ट्रीटमेंट से सही हो जाता है। तो ऑल कॉस्ट कांट मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी होता है, जितना आप डोनेशन कर रहे हो उससे अल्टीमेटली सामने वाले को कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो ये वाली चीज़ें भी होती है। तो इसका वे आउट क्या है? ट्रेड ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बेस्ड अपॉन अपॉर्चुनिटी वैल्यू एंड कॉस्ट। रिलेटिव वैल्यू कैन बी यूज टू असाइन वैल्यू टू कॉस्ट इनकर्ड एंड बेनिफिट्स अर्न्ड, ठीक है। आप इसमें अपॉर्चुनिटी वैल्यू देख सकते हो, कॉस्ट देख सकते हो, आपकी मर्जी आपको डोनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें दे रखा है। आप उस हिसाब से देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी एंड कॉस्ट बेसिस पर आप देख सकते हो। अब जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं MCQ, वो है थर्ड पॉइंट। इसमें 99.99% एग्ज़ाम में इस टॉपिक से MCQ आता ही आता है। तो आप इस थर्ड पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो, जिसका नाम है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। इसमें सबसे पहले तो 5 E आते हैं। एक होता है इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है इक्विटी, और लास्ट वन होता है एथिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मिशन को अचीव करा है या नहीं करा है। और इसमें आते हैं, और उसके लिए जो अपन ने खर्चा करा है वो स्पेंड वाइसली, यानी कि सही से खर्च करा है या नहीं करा है, ठीक है। इसको अपन गोल अप्रोच भी बोलते हैं, आउटपुट मेजर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? जो अपन के पास रिसोर्सेज थे, अपन ने क्या उसको सही से यूटिलाइज करे या नहीं करे। और इसमें आता है स्पेंड वेल, सही से खर्चा किया या नहीं करा। प्रोसेस अप्रोच, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, यानी कि कम रिसोर्सेज लगाकर अपन ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ आती है एफिशिएंसी के अंदर। इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच। इसमें आता है लिंक इनपुट आउटपुट फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमी क्या होता है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट्स आर अवेलेबल एट लोएस्ट कॉस्ट, यानी कि कम खर्चे में अपन अच्छा सामान ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे। इसका मतलब होता है स्पेंड लेस। आप इसको रिसोर्स अप्रोच भी बोल सकते हो, और ये एक बेसिकली इनपुट मेजर है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा गोल अप्रोच है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा रिसोर्स है। इकोनॉमी में याद रख सकते हो रिसोर्स है, एफिशिएंसी प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस गोल अप्रोच है, ठीक है। यानी कि अपना लास्ट में टारगेट रहता है, आप इसको यूँ याद रख सकते हो। टारगेट अपना गोल होता है, तो गोल से आउटपुट है। जब गोल अचीव होगा तो आउटपुट, यानी कि आउटपुट मिल गया तो अपना गोल हो गया। इसको यूँ याद रख सकते हो, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर अगर आपने सही से ध्यान नहीं रखा तो।
इक्विटी का मतलब होता है स्पेंड फेयरली, और एथिक्स का मतलब होता है स्पेंड प्रॉपरली। ठीक है, अब जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सफिशेंट है, ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 5S बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इक्विटी एंड एथिक्स। अगेन आप वापस पढ़ सकते हो, 10 बार शायद आपको लिखना पड़े ये टॉपिक को, तो आप ज़रूर लिख लेना। उसके बाद आता है 4th है अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। इसमें 4 चीज़ें आती है। एक होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, इसमें क्या आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट ग्रोथ, शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, इनसे रिलेटेड बातें आती है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में फंड से रिलेटेड बात आएगी। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव में क्वालिटी हो गया, इंटरनल एफिशिएंसी आपका कैसा है, इससे रिलेटेड बातें आती हैं। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, इसमें यह आता है कि जो चेंजेस हैं, एडजस्ट विद चेंजेस, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहे हैं, क्या आप उसके साथ एडजस्ट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। ठीक है, जैसे कि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या आपकी कंपनी उसको अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो अगेन ये आपसे 4 चीज़ें पूछ सकते हैं। अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पार्ट्स कौन से हैं, और उसके अंदर का डिटेल पूछ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन, ये कौन सा पर्सपेक्टिव है, कस्टमर पर्सपेक्टिव या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों टॉपिक को आप बुक से रीड करना चाहो तो भी कर सकते हो। एक है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क और एक है अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। अदरवाइज जितना मैंने आपको बताया उतना काफ़ी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे खास टॉपिक तो यही है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। तो मैं यही बोलूँगा, इसको आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, और बुक में से ज़रूरत लगे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसमें से रीड कर सकते हो। ठीक है, मेन जो मीनिंग था वो मैंने इधर लिख दिया। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर है।